हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अभी तक आप सबने ये तो सुन ही लिया होगा कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम वोट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट। तो ये क्या पूरा मामला है और क्या क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया रशिया के रिलेशन पे हो सकता है और इंडिया ने ऐसा क्यों 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 किया है और भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका क्या रिप्लाई आया है, कंप्लीट डिस्कशन मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, आपको पता होगा कि 24 अगस्त को यहाँ पर 15 अगस्त हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है और 24 अगस्त यहाँ पर यूक्रेन मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे। यूक्रेन को 24 अगस्त को ही यूएसएसआर जब टूट गया था, आजादी मिली थी, तो उसको यहाँ पर यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि यूक्रेन का और रशिया का यहाँ पर वार चल रहा है, तो इस दिन को पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी एक खड़ी यहाँ पर हो गई थी। इस दिन भी यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वार जो था वो रुका नहीं, कंटिन्यू रहा और 22 यहाँ पर यूक्रेनियन जो सोल्जर्स थे वो इस लड़ाई में यहाँ पर मारे गए थे। तो काफी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है वो उसको यहाँ पर अभी 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वार को स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर इस मौके पर यहाँ पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर अपना भाषण देना चाहते थे और रशिया यहाँ पर चाहता था कि वो यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर अपना भाषण ना दे पाए। देखिए भारत हमेशा से यहाँ पर जब से यूक्रेन और रशिया का जो भी ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग की बात आती है तो भारत ने यहाँ पर हमेशा से एब्सटेन ही किया है, कभी भी यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पर रशिया के खिलाफ इंडिया ने वोटिंग किया है। तो भारत ने ऐसा क्यों किया है, देखिए मैं बता देना चाहूंगा। भारत ने इसलिए वोटिंग किया है क्योंकि ये कोई वीटो पावर वाला इशू यहाँ पर नहीं था। आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर आप जानते ही हैं कि यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। और 10 परमानेंट मेंबर जो है उनको 2-2 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है और उस 2-2 साल में 1-1 महीने के लिए उनको यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंसी भी मिलती है। इंडिया भी अभी उन 10 देशों में शामिल है जिनको यूनाइटेड नेशन में अस्थायी तौर पर यहाँ पर 2 साल के लिए मेंबरशिप मिली हुई है। अगर इन 10 देशों की बात की जाए तो इसमें अल्बानिया हो गया, इंडिया हो गया, घाना हो गया, ब्राजील हो गया, गबन हो गया, आयरलैंड हो गया, केन्या हो गया, मैक्सिको हो गया, नॉर्वे हो गया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब देश यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर जेलेंस्की का भाषण देने की बात आई थी यूएनएससी में, तो रशिया का यहाँ पर सिंपली कहना यह था कि अगर किसी भी व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भाषण देना है तो उसको फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर जेलेंस्की जो है वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना भाषण देना चाहते थे। तो ये जो एक रूल है यूनाइटेड नेशन का, रशिया बोल रहा था कि आप इस रूल को मत तोड़िए। अगर जेलेंस्की को वो अपनी बात रखनी है तो उसको यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर पहुंचना चाहिए। जब इसको लेकर वोटिंग यहाँ पर हुई थी तो यहाँ पर 15 में से 13 देशों ने यहाँ पर इसके पक्ष में वोट किया, चाइना ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया और रशिया ने तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ यहाँ पर वोट किया। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा था, तो इसलिए भारत ने यहाँ पर यही बेहतर समझा कि हम भी यहाँ पर यूक्रेन को यहाँ पर बोलने का मौका देते हैं। क्योंकि भारत की हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि जो भी मुद्दे हो यहाँ पर वो डिप्लोमेसी के थ्रू ही सुलझाए जाए। अगर हम बातचीत का एक नेटवर्क जो यहाँ पर खत्म कर देंगे और जो देश वेस्टर्न देश है रशिया से अपने राजदूत निकाल रहे हैं, रशिया अपने राजदूत वहां से निकाल रहा है, तो इससे होगा क्या कि भविष्य में जो ये युद्ध है इसके सुलझने के जो चांसेस हैं और कम हो जाएंगे और ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक भी यहाँ पर हो सकता है। देखिए अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर पक्ष लेते थे यूनाइटेड नेशन का। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 1946 हो गया, 1948 हो गया, 1950, 1962, इंडिया हमेशा यूएस की तरफ ही झुकता था। लेकिन बाद में इंडिया की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा यहाँ पर धीरे धीरे चेंज आया। इंडिया ने हमेशा ही यहाँ पर रशिया का समर्थन किया था। आप देख लेंगे उसका हमको बहुत सारा यहाँ पर फायदा भी मिला। 1957 की बात कर ले, 1962 की बात कर ले, 1971 की बात कर ले जब यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश को यहाँ पर पाकिस्तान से अलग करवाया था, या फिर 1961 में अब बात कर ले जब हमने गोवा को यहाँ पर आजाद कराया था। उस टाइम पे अमेरिका और जितने भी यहाँ पर पश्चिमी देश है सबने भारत की यहाँ पर आलोचना की थी, लेकिन रशिया ने यहाँ पर वीटो पावर
वर्क करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को बचाया था। तो यहाँ पर भारत रशिया की तरफ झुकने के हमको बहुत सारे यहाँ पर फायदे मिले हैं। लेकिन अगर आप पूछना चाहेंगे कि अगर रशिया ने हमारा इतना फायदा यहाँ पर किया है तो भारत यहाँ पर क्यों रशिया के साथ में खड़ा नहीं हुआ, तो मैं आपको सिंपल इतना ही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा था। वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बस एक मुद्दा था जिसमें ये डिसाइड किया जाना था कि जेलेंस्की जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना भाषण दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये एक छोटी बात थी। इस बात को लेकर के इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो यहाँ पर कोई खराब नहीं होंगे। तो इसमें यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर ओपन स्पीच का यहाँ पर समर्थन किया और जेलेंस्की को यहाँ पर बोलने का मौका देने में अपना सहयोग प्रदान किया। इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका भी सेम बयान आया है कि हम रशिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से यहाँ पर सब कुछ सुलझ जाए। इसलिए हमने यहाँ पर यूक्रेन को यहाँ पर सपोर्ट किया कि वो अपनी बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर रख पाए। इसके अलावा यहाँ पर एक मुद्दा एक बहुत बड़ा ये भी यहाँ पर जेलेंस्की ने उठाया है कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिजिया, उसको यहाँ पर रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और रशिया यहाँ से कंटिन्यूअसली बमबारी कर रहा है यूक्रेन में। और यूक्रेन यहाँ पर बमबारी नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर हैं जिनमें से 3 अभी भी काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर यूक्रेन बमबारी कर देता है और वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर यूक्रेन को और पूरे यूरोप को यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो यूक्रेन यहाँ पर बोल रहा है कि रशिया को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से यहाँ पर बाहर निकलना चाहिए। इसके और यहाँ पर देखा गया कि जब जेलेंस्की यहाँ पर भाषण दे रहे थे तो रशिया के जो डिप्लोमेट थे यूएनएससी में और जेलेंस्की उनके बीच में काफी तीखी बहस भी यहाँ पर देखने को मिली है। और बाद में यहाँ पर जेलेंस्की ने ये भी बोला है कि हम अंत तक लड़ते रहेंगे यहाँ पर और कभी भी हम रशिया का पार्ट बनना हम स्वीकार यहाँ पर नहीं करेंगे। बाद में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी चिंता जाहिर की और बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकालने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। यूनाइटेड और यूएसए और यूके की अगर हम बात देखें तो यूएसए ने यहाँ पर अभी $3 बिलियन का एडिशनल यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया है यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए। अभी तक $10 बिलियन यहाँ पर यूएसए यूक्रेन को दे चुका है और यूके भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये बात बोल रहा है कि हम भी यूके भी यूक्रेन को यहाँ पर फंड करता रहेगा इस वार को लड़ने के लिए। तो यही यहाँ पर चल रहा है। भारत का ओवरऑल यही कहना है कि जो भी यहाँ पर मुद्दा सुलझाना चाहिए वो बातचीत के जरिए ही सुलझेगा और यही इवेंचुअली एक रास्ता है कि हम यहाँ पर विन विन सिचुएशन, हर कोई यहाँ पर विन विन सिचुएशन पा सकता है और दुनिया में पीस कायम हो सकती है। क्योंकि इस वार के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में गेहूं की कमी आप देख रहे हैं हो गई है क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है। यूक्रेन में बहुत सारा गेहूं होता है और इसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन दुनिया को गेहूं सप्लाई नहीं कर पा रहा है और सर्दियों का सीजन अभी आने वाला है और यूरोप जो है अपनी गैस के लिए रशिया पर निर्भर रहता है और रशिया ने यहाँ पर यूरोप को अपनी जो गैस की सप्लाई है वो बहुत हद तक कट कर दी है। तो यूरोप में फिर से यहाँ पर जो कोल पावर प्लांट है उनको स्टार्ट किया जा रहा है। इससे यहाँ पर पर्यावरण का जो हमारा क्लाइमेट चेंज का जो गोल है वो भी यहाँ पर फेल होते दिख रहे हैं और यूरोप उतनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितनी उनको जरूरत है। तो यूरोपियन जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर इस युद्ध का नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर भारत का कहना सही है, यहाँ पर डिप्लोमेसी के जरिए ही बातचीत को सुलझाना चाहिए और हमें एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।